वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा कैसे कमजोर पड़ता है, इसकी बानगी ये हुई कि हरियाणा के साथ होने वाले विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के थे जो नहीं हुए, और अब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा कर दी। For Maharashtra, this will be in single phase, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव नवंबर में होने जा रहे हैं। ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति पर गहरा असर डालने वाले हैं, जिसकी एक बानगी ये महसूस करिए कि इन 10 उपचुनावों में से अयोध्या की सीट मिल्कीपुर पर अभी उपचुनाव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्या वजह है? क्या कोई तकनीकी वजह है या कोई राजनीतिक वजह है कि बीजेपी अभी इतने कम वक्त में दूसरी बार अयोध्या हारने का जोखिम नहीं उठा सकती थी? क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह? इस वीडियो में पड़ताल करेंगे। पड़ताल इस बात की भी कि ईवीएम को लेकर चुटकुले और शायरी सुनाने वाला चुनाव आयोग कितने कमजोर तर्कों के साथ ईवीएम को बचाता है। तभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते। ये भी पूछते हैं जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। चुनाव की निष्पक्षता आज भी संदिग्ध है, लेकिन उन संदिग्धताओं के साथ अब फिर से इस देश के कुछ सबसे अहम चुनाव नवंबर में होने जा रहे हैं। क्या है महाराष्ट्र की रणनीति? क्यों नहीं हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव कराया गया? बीजेपी की कौन सी रणनीति जो उनके पक्ष में चली गई, और महाराष्ट्र में उसे कौन सी चुनौती भी झेलनी बाकी है? इसकी भी पड़ताल आज की वीडियो में विस्तार से करेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो फिलहाल आज के सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इस बात की हो रही है कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, और उन तारीखों के साथ कई राज्यों में नवंबर का पूरा महीना, नवंबर के महीने में कई चुनाव एक साथ होने वाले हैं, और उनके साथ चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, वो एक साथ अब ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में इस बार साख दांव पर है भारतीय जनता पार्टी की। तो जो माहौल पिछले कुछ चंद महीने पहले लोकसभा चुनाव के बाद बन गया था, उसमें यह लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक मजबूत है, उसकी दावेदारी पुख्ता है। वो चाहे भले ही केंद्र में सरकार न बना पाया हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत पाने से रोक दिया। संविधान के नैरेटिव से लेकर जाति जनगणना के मुद्दे पर एकजुटता ने विपक्ष को एक ताकत दे दी, और खासकर कई क्षेत्रीय दलों का प्रभाव इतना बढ़ा, और खासकर कांग्रेस के नेतृत्व में भी एक आत्मविश्वास आ गया था। लेकिन बीजेपी ने कुछ चाल, कुछ तुरुप के ऐसे रख रखे हैं ताकि यह भी रहे कि लोकतंत्र भी है, जिंदा है, सांस ले रहा है, सब कुछ चंगा सी। लेकिन ऐसा खेल बीच बीच में होता जाएगा जो बहुत बारीक और बहुत खतरनाक खेल होता है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी और उसके पैरोकार दक्षिणपंथी खेमे के लोग चुनावी खर्चों को यह बताते हुए कि खर्च कम किया जाए, चुनाव एक साथ कराए जाएं, वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छोड़ दिया। और सबको पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के कई दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं, कि कैसे धीरे धीरे अगले कुछ वर्षों में रणनीतिक तौर पर राज्यों के चुनावों को लोकसभा चुनाव के करीब लाते लाते एक साथ कराया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक रूप से और आर्थिक रूप से ये कोई मूल चिंता का विषय तो है नहीं जो आरएसएस के नागपुर से फीड किया जाए। इसलिए बीजेपी इसे एक शगुफे की तरह इस्तेमाल करिए कि नहीं, अब हमने रामनाथ कोविंद जी उनके साथ जो कमेटी बना रखी, तो उस कमेटी का रिकमेंडेशन है कि 2029 तक सारे चुनाव एक साथ कराइए, बाकी जगहों पर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कराइए, जहां जल्दी चुनाव होने वाले हैं वहां बाद में कराइए, जहां बाद में चुनाव होने वाले हैं वहां जल्दी करा दीजिए, और एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन शगुफा के पीछे रणनीति क्या थी? जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं कराया गया क्योंकि बारिश वहां हो रही थी। कल्पना करिए, बारिश हो रही थी ज्यादा,
त्योहारों का मौसम था, इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने बोला था कि महाराष्ट्र में साथ में चुनाव नहीं हो पाएंगे, और अब वहां पर चुनाव होने वाले हैं। और उसके बीच में क्या हुआ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो गई। यह है वो रणनीति, वन नेशन वन इलेक्शन के शिगुफे के पीछे, जो एक साथ उन्होंने महाराष्ट्र को हरियाणा के साथ नहीं कराया, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गिर चुकी थी। इसलिए एक राज्य के साथ अगर महाराष्ट्र भी होता तो रणनीतिक रूप से वो मुश्किल होती बीजेपी के लिए, एक राज्य के साथ दूसरे राज्य को साध पाना मुश्किल भरा होता। इसलिए बीजेपी ने पहले एक राज्य पर फोकस किया और हरियाणा जीत लिया। उसके लिए जो तिकड़म करना हुआ, जो भी करना हुआ कर लिया, और आज भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास अर्जित कर चुकी थी। उस आत्मविश्वास को जो 2024 के चुनाव के बाद लोकसभा में वो खो चुकी थी, और अब उस बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जाएंगे, झारखंड में भी जाएंगे और बाकी राज्यों में भी जाएंगे। ये एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि तमाम इन साजिशों और कूटनीति के बावजूद महाराष्ट्र आसान नहीं होगा। तो महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, वहां पर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस की टिकड़ी कितना कुछ करा पाती है। वहां पर एक अपराधी जेल में बैठ करके क्या अपराध को अंजाम दे रहा है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, या कोई दहशत का माहौल, चुनाव करीब आते आते, जैसे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव करीब आने वाले हैं तो बहराइच में दंगा हो जाएगा। अब लोग तो ये रिश्ते को जोड़ेंगे, बीजेपी चाहे न चाहे, बीजेपी माने न माने, लेकिन रिश्ते तो ऐसे बनते हैं कि सरहदों पे बड़ा तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। तो महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाले हैं, तारीखों का ऐलान कर दिया चुनाव आयोग ने, और नवंबर महीने में ये सारे चुनाव होंगे। लगभग 23 नवंबर के आसपास तक उनकी गणना की जाएगी मतों की, इसलिए वहां भी तनाव की पर्याप्त कोशिशें शुरू कर दी गई है। झारखंड में भी चुनाव है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जिसको लेकर के हम और आप बात करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव। आज सारी नजरें टिकी हुई हैं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा के उपचुनाव पर, और ये चुनाव इतने अहम बना दिए गए हैं कि ये चुनाव आज भी 2027 के राज्य के विधानसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने घर में घिर चुकी है। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि 9 सीटों को अकेले बीजेपी अपने लड़ने के लिए ले चुकी है, और 1 सीट उसने आरएलडी को दी। दिल्ली में मैराथन बैठक पहले खत्म हुई, पता नहीं ये कैसे इसको देखा जाए, समझा जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन पहले बीजेपी की बैठक खत्म होती है, सारे काम निपट जाते हैं, इस बात पे ऐलान होता है कि भाई संजय निषाद आपको नाराज होना है नाराज हो, आपको कुछ कुछ बोलना है बोलते रहिए, लेकिन लड़ेगी बीजेपी, आपको मझवा की सीट भी नहीं देगी। और आप कटहरी भी मांग रहे थे, कुछ नहीं दिया बीजेपी ने। वो बीजेपी के अंदर की लड़ाई बढ़ती जा रही है, लेकिन बीजेपी ने टिकटों के बंटवारे से लेकर के जब रणनीतिक बैठक दिल्ली में कर ली, उसके ठीक अगले दिन चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा कर दी। अब पता नहीं इसको संयोग बोलें या प्रयोग बोलें, अब ये तो आप देखें कि दंगा चुनाव, चुनाव दंगा, क्या इसके बीच रिश्ता है, इसका थोड़ा विश्लेषण आप भी करें, नागरिक आप भी हैं, समझ में तो आपको भी सब आता है, समझ में तो सबको आता है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है। चुनाव आयोग चुटकुले सुनाता है गंभीर सवालों और आपत्तियों पर, लेकिन वो चुनाव आयोग मिल्कीपुर में चुनाव कराने की तारीख का ऐलान नहीं कर रहा है। 10 विधानसभा सीटों में मिल्कीपुर भी है, और याद करिए मिल्कीपुर क्या है। मिल्कीपुर अयोध्या जिले की वह विधानसभा है जो अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरे देश में पीडीए के प्रतीक स्तंभ बन चुके, जिन्होंने बीजेपी को 2024 के चुनाव में अयोध्या, जिस लोकसभा सीट का नाम फैजाबाद है और जिसका नाम तो अयोध्या ही है, जो बात कहने में अयोध्या से रिश्ता महसूस होता है, वो रिश्ता अयोध्या का है, जहां बीजेपी को 2024 के चुनाव में अवधेश प्रसाद ने चुनाव हरा दिया था और पूरे देश में एक नए आइकॉन बन के उभरे।
अखिलेश यादव के पीडीए के नायक बनकर के उभरे। दलित समाज के आने वाले पासी बिरादरी के अवधेश प्रसाद पुराने समाजवादी नेता, कद्दावर नेता, जमीनी नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को अयोध्या में धूल चटा दी। और उसका असर केवल इतना नहीं हुआ कि अयोध्या बीजेपी हार गई, केवल इतना है, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या और राम का इतना राजनीतिकरण कर दिया था कि चुनाव परिणाम ने मीडिया की हेडलाइन बना दी कि क्या अयोध्या वाले लोग एहसान फरामोश निकल गए। मीडिया की खबरें बताने लगी कि अयोध्या में लोग जाने से कतराने लगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस चुनाव को हारने के बाद शायद ही कभी जय श्री राम अपने चुनावी संबोधन में बोला हो। ये कौन सी राजनीति जिसने अयोध्या के चुनाव को राम के आस्था के सवाल से ऐसा रिश्ता बना दिया। मीडिया की एक खबर मैं देख रहा था जिसमें यह भी था कि लोग अब अयोध्या जाने से बच रहे, मंदिर में भीड़ कम हो गई। मैं पिछले दिनों अयोध्या गया तो एक फ्लाइट केवल जाती थी। अयोध्या में एंट्री करते ही आपसे 80 रुपए एयरपोर्ट पर वसूल लिया जाता था। और जब अवधेश प्रसाद ने सदन में अयोध्या के सवालों को उठा दिया तो जितनी किरकिरी, जिस भगवान को इंद्र मानते हैं वही आस्थावान लोग, उनकी बारिश के प्रकोप ने जितनी दीवारें गिराने, सड़कों पर गड्ढे करने और वहां के लाइटों के चोरी हो जाने से जितनी खबरें अयोध्या की सुर्खियों में नहीं रही, उससे ज्यादा खबर अवधेश प्रसाद जब सांसद बन के सदन में बोले तो जमीन अधिग्रहण के सवाल से लेकर मुआवजे के सवाल, नाला और नापदान से लेकर के कूड़ा कचरा बनाने जाने के सवाल, तमाम तरह के घोटालों के सवाल जब सदन में उठाए तो उसके बाद से अयोध्या लगातार सुर्खियों में बना रहा। उसी अयोध्या की एक सीट मिल्कीपुर है जिस पर अवधेश प्रसाद 2022 के चुनाव में विधायक चुने गए थे। तो जब वो सांसद बन गए, और क्या दिलचस्प किस्सा था अखिलेश यादव के ह्यूमर विट का, भूले न हो तो याद करिएगा, क्योंकि आजकल नफरत के बयानों के बीच संयम और मोहब्बत से बात करने वाले नेताओं को याद करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जब अखिलेश यादव अयोध्या की सीट का प्रचार करने गए तो उस समय सांसद के प्रत्याशी थे अवधेश प्रसाद। मंच पर बैठे तमाम लोगों का नाम लेते हुए अखिलेश यादव ये कहने लगे कि पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक। तुरंत वो ठिठके और विधायक, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, वर्तमान में भी हूं। तो अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद से बोलते हैं, पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सांसद बनने वाले हो। क्या ह्यूमर, क्या विट, क्या कमाल का प्रत्युत्पन्न मतित्व का एक शख्स भारतीय राजनीति में आज की तारीख में मुस्कुराते हुए भाजपा की दंगाई राजनीति का सामना कर रहा है। और वो बात उनकी सही निकली, विधायक से वो सांसद बन गए अवधेश प्रसाद। इसलिए अब जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है वो अवधेश प्रसाद की विधायक वाली सीट है। और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। 10 में से 6 प्रत्याशी सपा ने घोषित कर दिए, बाकी कांग्रेस के साथ अलायंस की बातचीत चल रही है। अब विडंबना और विरोधाभास देखिए, चुनाव आयोग एक तर्क दे रहा है कि जब 2022 का चुनाव लड़े अवधेश प्रसाद तो एफिडेविट जो उन्होंने दिया था, क्योंकि जब चुनाव में प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो वो एफिडेविट देता है, सरकारी दस्तावेज होते हैं जिनको वो सरकार के सामने, चुनाव आयोग के सामने रखता है। वो जिस वकील ने बनाया उस वकील का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था या रद्द हो गया था। इसलिए बाबा गोरखनाथ करके जो प्रत्याशी हैं, जो 2017 के चुनाव में वहां से विधायक भी रहे, 2012 के चुनाव में और 2022 के चुनाव में दोनों बार अवधेश प्रसाद वहां से विधायक चुने गए। लेकिन 2017 में जो विधायक चुने गए थे कि बाबा गोरखनाथ करके एक शख्स जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, 22 के चुनाव में जब वो चुनाव हारते हैं तो वो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट चले जाते हैं कि इनका चुनाव ही रद्द कर दिया जाए अवधेश प्रसाद का। डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं है, अवधेश प्रसाद के चुनाव में कोई गलती नहीं है, अवधेश प्रसाद ने ईवीएम हैक भी नहीं किया था। अवधेश प्रसाद के चुनावी जो गिनती हो रही थी उसमें ईवीएम 99% चार्ज भी नहीं पाई गई थी। अवधेश प्रसाद ने पुलिस लगा करके मतदाताओं को पहचान पत्र देखने के नाम पर, लाठी भाजने के नाम पर मतदान को स्लो भी नहीं करवाया था।
अवधेश प्रसाद ने बीएलओ को चेंज भी नहीं किया था नाम और जाति देख करके। अवधेश प्रसाद ने डीएम और एसपी का दुरुपयोग भी नहीं किया था। प्रधानों को बुलाकर हड़काया नहीं था कि चुनाव में प्रचार करोगे तो तुमको हम 2-4 नोटिस पकड़ा करके जेल में डलवा देंगे, चुनाव है चुपचाप रहना। अवधेश प्रसाद ने इसमें से कोई काम नहीं किया, कोई प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया, पुलिस प्रशासन का नहीं किया, चुनाव लड़ गए। विद जो उन्होंने एफिडेविट दिया उसमें जो वकील का नाम था उसकी दिक्कत है। तो चुनाव आयोग कह रहा है क्योंकि मामला पेंडिंग है कोर्ट में इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। मैं जानना चाहता हूं क्या इस तरह के मामले कोई और पेंडिंग जब भी रहे क्या उस पर चुनाव नहीं हुए? धर्मेंद्र यादव 2019 के चुनाव में बदायूं से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने पिटीशन दायर की, पता नहीं उसका फैसला क्या हुआ, चुनाव फिर से हो गया। फर्रुखाबाद में इस बार डॉक्टर नवल किशोर शाह के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने भी पिटीशन दायर कर रखी है। चुनाव के परिणाम घोषित हो जाने के बाद दायर की गई पिटीशनें कब गायब हो जाती हैं सुर्खियों से किसी को पता ही नहीं चलता। यह पहली बार हुआ है कि मिल्कीपुर यानी अयोध्या की एक उपचुनाव वाली विधानसभा चुनाव ही नहीं वहां होंगे अभी फिलहाल, और कब तक नहीं होंगे पता ही नहीं, क्योंकि अयोध्या असली वजह क्या है इस चुनाव की, ये तो तकनीकी वजह है, लेकिन दुनिया इस वजह को समझ रही है कि जितनी किरकिरी अवधेश प्रसाद ने अयोध्या यानी फैजाबाद की लोकसभा सीट में बीजेपी को हराकर पैदा कर दी थी, भारतीय जनता पार्टी दोबारा वह जोखिम लेने का हिम्मत आज तक नहीं जुटा पा रही है। अवधेश प्रसाद के बेटे, चूंकि अवधेश प्रसाद जमीनी नेता हैं, लंबे समय के पुराने समाजवादी नेता हैं, और अयोध्या की जनता अवधेश प्रसाद के साथ इमोशन में जुड़ी हुई है। वो नेता उन नेताओं को पहचान रही है अयोध्या की जनता जिन्होंने भगवान का भी सियासी इस्तेमाल कर दिया। इसीलिए तो अयोध्या बीजेपी को हराया, वहां की जनता ने हराया, पीडीए के नायक बन के अवधेश प्रसाद उभरे। तो अगर उपचुनावों में बाकी जगह उपचुनाव हो रहे हैं, उसकी रणनीति लगातार बना ली गई है, बाकायदे चुनावों की घोषणा आज हो रही है, तैयारी बहुत पहले से उत्तर प्रदेश में होने लगी। समाजवादी पार्टी चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते रह जाए, चुनाव आयोग से अपील करवाते रह जाए, उन चिट्ठियों के बाद इसका कुछ भी पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, कि वहां पर बीएलओ बदले जा रहे हैं, जाति जहां जहां उपचुनाव होने वाले पोस्टिंग जाति देखकर की जा रही है, जाति देखकर हटाई जा रही है। प्रधानों की कौन नहीं जानता, मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, प्रधानों की बैठक बुला करके चुनाव को प्रभावित कराने की लगातार कोशिशें की जा रही है जहां जहां उपचुनाव है, क्योंकि वही बीजेपी दिल्ली के लोगों ने लखनऊ के ऊपर जितना दबाव बनाया था कि हटा नहीं पाए मुख्यमंत्री को, अयोध्या हराने वाले मुख्यमंत्री को, ऐसा बीजेपी का नैरेटिव है। हमारा नैरेटिव यह है कि जनता ने हराया या जिताया है, लेकिन बीजेपी मानती है कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को अपना प्रभाव दिखाने के लिए 33 सीटों पर बीजेपी को ला दिया। 37 सीटें सपा जीत गई, 43 सीटें इंडिया अलायंस जीत गया। ऐसे में उपचुनावों पर पूरी साख लगा दी गई कि इन उपचुनावों को अगर आप जीता देते हैं तभी दिल्ली आपको महफूज रखेगी। अंदर खाने इस तरह की तमाम चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हो रही हैं। इसीलिए तो किसी सहयोगी दल को सीट देने से बीजेपी ने यह भी खतरा नहीं उठाया। मझवा जो सीट है मिर्जापुर इलाके की, डॉक्टर विनोद बिंद वहां के विधायक थे और वो भदोही से सांसद हो गए, वो संजय निषाद की निषाद पार्टी की सीट है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी निषाद पार्टी को उसकी सिटिंग सीट भी नहीं दी, क्योंकि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो इतना ताकत लगा करके वो वोटर लिस्ट में नाम कटवाना, किसकी पोस्टिंग कहां होगी, और प्रधानों को डराना धमकाना, रैली पे रैली, योजना पे योजना, मीटिंग पे मीटिंग, इतना चलो जो कर रही है, वो उपचुनाव में इतना जोखिम लेती तो बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही, आरएलडी को 1 सीट दिया है। उतना ताकत से जब उपचुनाव लड़ा जा रहा है, तो इस बार भी अगर अयोध्या की यह विधानसभा मिल्कीपुर बीजेपी हार जाती तो नैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के नैरेटिव के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता, जिसके पूरे आसार नजर आ रहे थे। क्योंकि अजित प्रसाद जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनकी लोकप्रियता, उनकी क्षमता, वोट, वहां का वोटिंग समीकरण, सब कुछ पीडीए के पक्ष में यानी अवधेश प्रसाद के पक्ष में जा रहा था। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि चुनाव आयोग अब आगे क्या निर्णय लेगा। भाई चुनाव अगर 2 साल हो गए, कल्पना करिए
2022 में मार्च में परिणाम आ गए थे 2022 के, और 2022 में विधानसभा चुनाव पूरा हो गया। कोर्ट में मामला 2022 से चल रहा है। 2024 अक्टूबर तक वो मामला कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए उपचुनाव नहीं होंगे। तो क्या भरोसा अगले साल भर में वो मामला निपटेगा कोर्ट में? 2 साल लगे, 4 साल लग जाए, 27 तक खिंच जाए तो क्या होगा? चुनाव आयोग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया ठोस ढंग से। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये कोई सामान्य परिस्थिति के चुनाव नहीं है, और बहुत सोच समझ के वन नेशन वन इलेक्शन का दावा करने वाले, शगुफा छोड़ने वाले लोग हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करा पाए विधानसभा का, फिर भी वो निर्लजता के साथ ये बात आज भी कहते हैं। वही लोग उपचुनाव कराने का कोई रास्ता भी नहीं निकाल पाए। अगर तकनीक की वजह वो एफिडेविट और चुनाव का चैलेंज किया जाना कोर्ट में है, तो क्या उसकी कोई वजह नहीं हो सकती? और मेरे इस सवाल का जवाब जरूर दिया जाए कि 2022 से 24 तक अगर कोर्ट में फैसला आज तक उस मामले का नहीं आया है जो बाबा गोरखनाथ ने किया था इस चुनाव के एफिडेविट के ऊपर, तो अगले 2 साल लगेंगे कि 4 साल लगेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? फिर क्या मिल्कीपुर में चुनाव ही नहीं होंगे, ताकि अयोध्या के लोग एक बार फिर से मशीन पर अपना वोट देकर अपनी नाराजगी या अपनी सोच को जनता के सामने रख पाते? ये सबसे महत्वपूर्ण खेल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और माना जा रहा है कि ये चुनाव 27 के आम चुनाव की बानगी है, सेमीफाइनल है। इसलिए कोई भी गलती बीजेपी नहीं होने देना चाहती, कोई भी गलती योगी आदित्यनाथ नहीं होने देना चाहते। इसलिए येन केन प्रकारेण चुनाव जीतने की बीजेपी की रणनीति आज यहां तक पहुंच गई है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी टिप्पणियों को साझा करते रहिए। हम अपने विश्लेषण के साथ फिर जल्दी ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।